चलिए, आप तमाम बच्चों को भवन जी का गुड मॉर्निंग। और मैं पुनः आपके लिए वीडियो तैयार करने के लिए खड़ा हूं। और आज मेरा नया टॉपिक है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ से मेरा पहला लेसन शुरू होता है। इसके पहले मैंने 18 क्लासेस यानी कि 18 क्लास मैंने सिर्फ दिया इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश के संदर्भ में। और वो इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश था मेरा इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। चूँकि हम और आप जान चुके हैं कि 8 प्रकार के वर्ड्स होते हैं। मतलब देयर आर 8 काइंड्स ऑफ वर्ड्स ऑन विच इंटायर इंग्लिश लिटरेचर डिपेंड्स। 8 प्रकार के वर्ड्स होते हैं जिस पर संपूर्ण साहित्य निर्भर है। और हम उस वर्ड का अध्ययन तो नहीं किए हैं, लेकिन उस वर्ड से परिचित हो चुके हैं। और मेरा काम ही था आपको सबसे पहले काइंड्स ऑफ वर्ड से परिचय करवाना। और आप भली भांति परिचित हो चुके हैं। और मेरी सलाह है कि चूँकि मैं अब पहला लेसन जो शुरू कर रहा हूँ, इसमें आपको प्रीपोजिशन और वर्ब को बेहतरीन ढंग से आप स्मरण कर लेंगे। चूँकि अब हम उस इंट्रोडक्शन से निकल रहे हैं। अब पहला लेसन मेरा ये चल रहा है, शुरू मैंने किया। अब देखिए यहाँ से मेरा लेसन शुरू होता है। एक्चुअली जस्ट वी आर गोइंग टू हैव द फर्स्ट स्टेप एट द थ्रेशोल्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एज अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। आज मैं पहला कदम साहित्य के दहलीज पर रखने जा रहा हूँ। पहला कदम साहित्य के दहलीज पर, और वो पहला कदम मेरा सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। चलिए आज हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जानते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होता है। आज इस युग में भी जबकि हजारों हजार टीचर पढ़ाते, मैंने कई बड़े बड़े टीचर का मैंने सब्जेक्ट के संदर्भ में सुना है, तो मुझे आश्चर्य मुझे हुआ। और मैं इसीलिए इस आश्चर्य को मैं दूर करना चाहता हूँ। और मैं आज सब्जेक्ट का कंसेप्ट आपके सामने लाने जा रहा हूँ। और आप इसको देखिए। मैंने देखा टीचर को जिसका जो धूम मचाए हुए यूट्यूब पर, और उसको जब मैंने देखा कि एक राजा था, उसने कहा कि इसमें इसका ट्रांसलेशन बनाया उसने कि देयर वाज अ किंग। सही है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन उनके कहने का मतलब था, ये इसलिए देयर का यूज़ होता है कि इसमें सब्जेक्ट नहीं है। भाई ये बात तो एकदम असत्य है। टीचर कहते कि ये देर से इसलिए बनता है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है। और मैं चुनौती भरे शब्दों में, विश्वास भरे शब्दों में कहता हूँ कि ऐसा एक भी सेंटेंस नहीं है जहाँ कम से कम सब्जेक्ट नहीं होता है। सब्जेक्ट अगर नहीं है तो यू कैन नॉट फॉर्म अ सेंटेंस का आप बना ही नहीं सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और मैं इसकी चर्चा मैं करने जा रहा हूँ, मैं आगे करूँगा, लेकिन मुझे इसकी चर्चा मैं अभी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं यही देख रहा हूँ कि यह भ्रम है। और इस भ्रम को दूर करना चाहता हूँ मैं कि सब्जेक्ट इसमें कैसे नहीं है। और आप ये कहते हैं इसमें सब्जेक्ट का अभाव है, सब्जेक्ट इसमें नहीं है, इसलिए देयर का यूज़ हो। देयर का यूज़ करने के अलग तरीके हैं। मैंने अपनी किताब बायलिंगुअल ट्रांसलेशन गुरु मैंने लिखी है, आप देख लो भाई। ये मेरी किताब है बायलिंगुअल ट्रांसलेशन गुरु, ये मेरा फोटो लगा हुआ, आप देख लो। और मैंने इसे बृहत्पूर्वक मैंने इस पर लिखा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ये वो किताब है जो शायद इस ढंग की किताब आज तक नहीं बनी है। और इस किताब को देख करके लोग, इसका रूल का नकल करके लोग बड़े बड़े टीचर पढ़ा रहे हैं। संभल तो नहीं पा रहा है। मैंने देखा है उसके वीडियो को, और मैंने कई वीडियो को मैंने सेव करके रखा है। मैं आगे बताऊंगा, चर्चा करूंगा आपको सेंटेंस का, कि लोग कैसे बना रहे हैं, कैसे नकलची बन रहे हैं और अपना नाम जोड़ रहे हैं। मैं नाम लेना नहीं चाहता, मैं आ रहा हूँ आगे लेकर के, चूँकि आज से मेरा कदम बढ़ चुका है इंग्लिश की तरफ, और जहाँ मैं ट्रांसलेशन और ग्रामर का धूम मचाने जा रहा हूँ अब बच्चों के लिए। और एक एक कंसेप्ट मिलेगा आपको जहाँ कन्फ्यूजन को कोई जगह नहीं होती है। लोग यहाँ कहते हैं सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है तो सेंटेंस कैसे बनेगा। सब्जेक्ट जब सब्जेक्ट ही नहीं तो था की जगह हम थी दे देते हैं। एक राजा थी, क्या दिक्कत है। जब सब्जेक्ट, चूँकि वर्ब जब भी होता है सेंटेंस में पैदा होता है, वो सब्जेक्ट के लिए होता है। और जब सब्जेक्ट का अभाव है, सब्जेक्ट इसमें नहीं, तो वर्ब अपना हिसाब से लीड हो जाएगा। तो राजा है, यहाँ थी दे दीजिए, क्या दिक्कत है, कुछ दे दीजिए, एक थे दे दीजिए। जब सब्जेक्ट ही नहीं तो वर्ब किससे लीड होगा। और ध्यान रखिएगा, वर्ब अगर सेंटेंस में है तो दैट इज लेड बाय सब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट से नेतृत्व होता है, निर्देशित होता है। मैं लिखाने जा रहा हूँ डेफिनेशन सब्जेक्ट का, और आगे मैं बताऊंगा आपको, आप देखो बढ़िया से। तो चलिए, मैं अब आगे मैं सब्जेक्ट की बात करना चाहता। मैं बहुत अभी नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं बहुत दिनों से इंतज़ार किया हूँ और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में।
अब जानिए आज से, मैं बहुत इंतजार किया हूँ, मैं धीरे धीरे से अपने वीडियोज़ को बढ़ाते गया। अब मेरा वक्त आया कुछ बोलने का और कुछ करने का, अब बच्चों के साथ, अब बच्चों के लिए। आइए देखिए सब्जेक्ट क्या होता है। देखिए हम और आप इस धरती पे जीते हैं और हमारे इर्द गिर्द हजारों हजार ऐसी चीज़ें हैं जो स्थित हैं। हम जीते हैं और हम नाउन का सहारा लेके ही जीते हैं, क्योंकि एक नाउन दूसरे नाउन का सहारा लेकर के ही जिएगा, अन्यथा सर्वाइव करना किसी भी नाउन के लिए मुश्किल हो जाता है। मैं भी सर्वाइव नहीं कर सकता, आप भी सर्वाइव नहीं कर सकते हैं विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ एनी अदर नाउन्स। तो चलिए भाई ठीक है, नाउन कोई चीज़ तो, और जितनी भी चीज़ें ध्यान रखिएगा, लिविंग और नॉन लिविंग हो, विजिबल या इनविजिबल, मतलब दृश्य जिसको हम देख सकते हैं और नहीं देखने योग्य, देखने योग्य और नहीं देखने योग्य, कोई भी चीज़ क्यों ना हो, टचेबल हो या अनटचेबल हो। मैं लिख चुका हूँ डेफिनेशन नाउन का, अब वहाँ सर देखो पहला वीडियो मेरा। चीज़ किसी प्रकार का क्यों ना हो, हर चीज़, जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी चीज़ें काम करती हैं, ध्यान रखिएगा। सभी चीज़ें काम करती हैं उस काम में, चाहे वो मोशनलेस काम हो या मोशनफुल हो। हम और आप कुछ काम करते हैं तो मोशनफुल है, तो आप कहते काम कर रहा है। बहुत ऐसी चीज़ें जो एकदम स्थिर है फिर भी अस्थिर अवस्था में भी रह करके वो काम कर रही, वो चीज़ आप ये नहीं कह सकते वो काम नहीं करती है। बहुत सारे लोगों को मैंने कंसेप्ट देखा है कि लिविंग नॉन लिविंग, ये काम नहीं करती, ये चीज़ काम नहीं करती, वो चीज़ काम नहीं करती। भैया काम सारी चीज़ें करती हैं, इस बात को सबसे पहले आप वाकिफ हो जाओ। अगर आप कहते हो काम नहीं करती है तो ये गलत सोच है, गलत कंसेप्ट, और कभी आप स्वीकार नहीं करो। मैं तो स्वीकार नहीं करता, क्योंकि मैं तो अपनी किताब में लिख दिया बाइलिंगुअल ट्रांसलेशन गुरु में। सजीव धरती निर्जीव है, क्या नॉन लिविंग है? घूमती नहीं है क्या? सूरज नॉन लिविंग है, चमकता नहीं है क्या? क्या वो नहीं घूमता क्या? तारे काम नहीं करते क्या? कौन ऐसी चीज़ें, हवा काम नहीं करती क्या? कौन ऐसी चीज़ें बताइए निर्जीव चीज़ जो काम नहीं कर रहा हो। चलिए ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले आप जानिए कि जितनी भी चीज़ें हैं इस दुनिया में, सब के सब सभी चीज़ें काम करती हैं, और काम करने वाली जितनी भी चीज़ें हैं हम लोग उसी चीज़ और उसी के काम का उल्लेख करके हम लोग एक सेंटेंस बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। और सेंटेंस का निर्माण जो होता है किसी वस्तु और वस्तु के द्वारा किए गए काम के दोनों का एक जगह एकीकृत करके उसका उल्लेख जो हम लोग करते हैं, तो उसी को कहते हैं हम लोग सेंटेंस। यानी सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम, इन दोनों का कम से कम जब उल्लेख होता है तो उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। तो चलिए पहले सब्जेक्ट की चर्चा करते हैं। काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं किसे? आज आपको मैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में चर्चा करूंगा, इसी का डेफिनेशन और इसका सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे होता है, इसकी चर्चा मैं आगे कल के वीडियो में करूंगा। और ज़रूर देखो, एक एक चीज़ देखो, निश्चित आपको ये चीज़ें कहीं ना मिली होगी। मैंने काफ़ी सैकड़ों, मैंने कई वीडियो, 100 से ज़्यादा वीडियो मैंने देखा है, वीडियो देखा मैंने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पर। लगभग मेरे पास 80 इंग्लिश पढ़ाने वाले जो सेंटर हैं, जो नाम हैं, वीडियो यूट्यूब पर मैंने उसका एक कलेक्शन किया है, मैंने उस सब को लगभग मैंने देखा है। लेकिन फिर भी मैं किसी से संतुष्ट नहीं हुआ कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है क्या। सब लोग अपनी अपनी धारणा है, सबका कंसेप्ट है, मैं किसी का विरोध नहीं करता, लेकिन मेरा भी आप देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या। लेकिन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की कहते हैं कुछ, और जब सेंटेंस मानने की बारी आती है तो कहते हैं सब्जेक्ट का अभाव है, सब्जेक्ट नहीं है। चलिए भाई, इसकी बात मैं करूँगा और डट के करने जा रहा हूँ मैं, और आप सुनो इसको जरा सा। चलिए सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट एक्चुअली होता है क्या, मैंने बोला कि जितनी भी चीज़ें सब काम करती है, तो काम करने वाली जितनी चीज़ें हैं सब के सब सब्जेक्ट होते हैं, सब के सब, सब के सब, यानी कि नाउन। और नाउन के बदले ही तो जो वर्ड प्रयोग होता है जो नाउन को लीड कर देता है, नाउन के बदले आ जाता है, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन भी तो एक प्रकार का नाउन है। चलिए, नाउन है तो प्रोनाउन है, पहले नाउन पैदा हुआ तब प्रोनाउन पैदा हुआ है, क्योंकि ब्यूटिफिकेशन के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए हम लोग नाउन के बदले प्रोनाउन वर्ड का निर्माण किया है और उसका यूज़ करते हैं। तो इसीलिए जो भी हो सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट जो होता है वो जो भी काम करता है, उस काम को जो करने वाले हैं वही सब्जेक्ट होता है। यानी कि जो भी
काम होता है और उस काम को करने वाले जो हैं उसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट। तो परिभाषा, मैं कई परिभाषा देने जा रहा हूँ इसका, और आप सारे बच्चे इसको देखो और नोट करोगे, और अपने जो भीतर जो कन्फ्यूजन है तुम सबको, सारे बच्चों को इस कन्फ्यूजन को हटाइए आप सारे बच्चे। इसलिए आइए मैं सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करता हूँ, डेफिनेशन लिखता हूँ ये सब्जेक्ट क्या है। इसलिए मैं यहाँ से दे रहा हूँ आपको सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। ध्यान रखिए, तो सब्जेक्ट की बात अगर मैं करूँ तो सब्जेक्ट का कई अर्थ होता है और इसको कई अर्थ में इसका प्रयोग होता है। एक सब्जेक्ट का अर्थ होता है हिंदी विषय, विषय। एक सब्जेक्ट होता है प्रजा और एक होता है कर्ता। ध्यान रखिए, तीन वर्ड। सब्जेक्ट वर्ब भी होता है कसौटी पर कसना। अगर इसको वर्ब के रूप में आप ले जाएंगे तो इसका होता है कसौटी पर कसना। हम चर्चा करेंगे सारे वर्ड का। तो इसीलिए सब्जेक्ट माने प्रजा भी होता है, राजा का जो प्रजा होता है। अब सब्जेक्ट माने प्रजा भी होता है। सब्जेक्ट माने विषय हम लोग पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जो पढ़ते हैं, या जो भी इंग्लिश हिंदी पर सब विषय है जो हम लोग यूनिवर्सिटी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो वो सब्जेक्ट। एक होता है कर्ता जो ग्रामर की भाषा में हम लोग पढ़ते हैं और इसी का अध्ययन हम कर रहे हैं। और वर्ब का भी होता है कसौटी पर कसना सब्जेक्ट। तो खैर उतनी चर्चा बहुत ज़्यादा नहीं मैं करूँगा। मैं जिस विषय वस्तु पर हूँ मैं उसकी चर्चा मैं करना चाहता हूँ, इसको मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो चलिए, तो सब्जेक्ट का मतलब यहाँ हम लोग कर्ता, इसका जो अर्थ होता है कर्ता, तो कर्ता मैं लिख दिया हूँ हिंदी में वहाँ कर्ता। तो इसलिए आइए सब्जेक्ट यानी कर्ता की परिभाषा क्या होती है आप इसको जानो। सबसे पहले देखिए, एक चर्चा मैं कर देता हूँ। एक हु होता है, हु माने जो और व्हिच माने जो। तो हु होता है मैन काइंड के लिए। मैन काइंड के लिए अगर आप लेंगे जो तो उसके लिए आप लेंगे हु, या मैन काइंड को छोड़ के दूसरा किसी वस्तु सजीव निर्जीव किसी के लिए लेंगे तो उसके लिए व्हिच होता है। इसलिए जो के लिए दो इंग्लिश, एक मैन काइंड के लिए। ये डेफिनेशन में ये आ रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसकी चर्चा कर दिया आपको। दोनों का अर्थ एक ही है। तो हु मैं अगर लिखूँ तो समझिए मैन काइंड के लिए, व्हिच है तो मैन काइंड छोड़ के सारी सजीव और निर्जीव चीज़ के लिए, चाहे गाय हो, भैंस हो, बकरा हो, बकरी और भी अन्य जितनी चीज़ें होती है सब के लिए। तो सब्जेक्ट की परिभाषा है, जरा सा आप देखिए कि ही हु डज अ वर्क इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। इसकी हिंदी होती है कि वह जो कोई काम करे, मैन कैन के लिए, वह जो कोई काम करे, काम करता है, वह जो कोई काम करता है सब्जेक्ट कहलाता है। ये हो गया इसकी हिंदी। वह जो कोई काम करे उसे सब्जेक्ट कहते हैं, या वह जो कोई काम करता, चूंकि जैसी हिंदी थी इंग्लिश थी वैसी मैंने हिंदी कर दी उसकी। ये हो गया। या इसी के बदले आप कह सकते हैं कि ही या हु आ गया मैन काइंड के लिए, यानी मैन काइंड से रिलेटेड परिभाषा हो गई, ये हो गई। तो इसको सिर्फ आदमी तक के सीमित नहीं रख सकते हैं सब्जेक्ट को, क्योंकि सभी प्रकार की चीज़ें जब सब्जेक्ट काम करती हैं तो सभी प्रकार की चीज़ें सब्जेक्ट होगी। तो इसीलिए आप इसके लिए एक और प्रयोग कर सकते हैं कि वन हु या व्हिच, वन हु व्हिच डज वर्क इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। देखिए मैंने दोनों को समावेश किया है। ये वन सब के लिए और हु व्हिच ये जो मैंने दिया है, मैन काइंड को मैंने लपेट लिया और मैन काइंड के छोड़कर अनेक दूसरी जो चीज़ें उसको मैंने लपेट लिया। मतलब कि वन वह जो, चाहे मैन काइंड हो या मैन काइंड को छोड़ के दूसरी कोई भी चीज़ हो, वो भी वह जो करता है कोई काम कहलाता है सब्जेक्ट। यानी कि वह जो कोई काम करे, वह जो, अब यहाँ देखिए वह सिर्फ मैन काइंड तक के लिए था, ही
मैनकाइंड के लिए आता है ही हु वह जो। तो ये परिभाषा सिर्फ मैनकाइंड को ही तक ही सीमित रह सकती है। तो लेकिन हमको तो करना है नहीं, हमको मैनकाइंड के ऊपर भी जाना है, उसके आगे भी जाना है। इसलिए मैंने ये जो दूसरी परिभाषा मैंने लिखी और करके, इसमें मैनकाइंड और दुनिया की सारी चीज़ें आ गई। तो वन हु या विच डज अ वर्क इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट, हिंदी वही हो जाएगी, लेकिन यहाँ हु इज दे करके और ये परिभाषा आपको मैनकाइंड से बाहर भी ये परिभाषा चली गई और सबको समेट लिया। तो इसलिए इस परिभाषा को रखिए, क्योंकि इस परिभाषा से अच्छी परिभाषा ये है आपकी, वन हु इज डज अ वर्क इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट, वह जो कोई काम करता है हम उसे सब्जेक्ट कहते हैं। अब यहाँ देखिए काम की चर्चा में भर का जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें क्या था कि पढ़ना, रोना, हंसना, चलना, बोलना, खाना, पीना, मरना, जीना, ये सब जितना भी ना वाले वर्ड हैं, पटना, खिलौने, सबको छोड़कर ये सब के सब भर्ब है। इसी को हम लोग व्यवहारिक भाषा में काम बोलते हैं। काम मतलब क्रिया, क्रिया मतलब भर्ब, बातें क्या है। तो इसीलिए उसको करने वाले जो होंगे वो आपको सब्जेक्ट होगा। जैसे मैं लिखता हूं सूर्य चमकता है, यहां देखिए जरा सा, ये भर्ब है यहां चमकना। हिंदी में देखिए जरा सा, मतलब साइन। अब यहां देखिए चमकना काम हो रहा है, चमकते, कौन चमकता है भाई? चमकने ये काम कौन कर रहा है? तो सूरज कर रहा है। ये हो गया सब्जेक्ट। देखिए नॉन लिविंग है, ये नॉन लिविंग है, काम कर रहा है अपना। तो सब्जेक्ट लिविंग और नॉन लिविंग तक थोड़ी सीमित है, इसको जहां ले जाना ले जाइए। काम करने वाला जो भी चीज़ होगा, पत्थर भी काम करता है, वो भी सब्जेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा। इसीलिए इसको हम सीमित नहीं कर सकते। हम और भी एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप नीचे लिखते चले जाएंगे। थोड़ी सी जगह बनाने के लिए मैं इसको शार्प कर रहा हूं। आइए जैसा इसको देखते हैं हम सभी लोग। अब आपने देखा कि सूरज चमकता है, यहां सब्जेक्ट सूरज हो गया। अब देखते हैं हम यहां चांद, चांद घूमता है। ये देखिए घूमने वाला कौन है भाई? चांद, नॉन लिविंग है। धरती घूमती है, धरती घूमती है। अब यहां देखिए घूमना काम कौन कर? धरती। तो काम कर रही है, घूमना काम धरती कर रही है, इसलिए सब्जेक्ट हो गया। ये भी घूमना काम यहां चांद कर रहा है, इसलिए सब्जेक्ट हो गया। अब चलिए जैसे थोड़ी काल के लिए राम पढ़ता है, यहां पढ़ना भर्ब है, यहाँ घूमना भर्ब है। आपको देख लीजिए घूमना काम हो रहा है। तो ये जो है आपका पढ़ना, यहाँ पढ़ना काम हो, राम पढ़ता है, यहाँ देखिए पढ़ना काम आपका हो रहा है। तो पढ़ना काम करने वाला कौन है भाई? आपका सब्जेक्ट है, इसलिए आपको इसको सब्जेक्ट दीजिए। अब देखिए मैनकाइंड आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसलिए काम जो भी करे, लिविंग करे, नॉन लिविंग करे, कुछ भी करे, वो करने वाला सब्जेक्ट होगा। और एक मैं थोड़ा सा दे दूं आपको, हवा चल रही है, ध्यान रखिएगा, चलना काम हो रहा है। यहाँ चलना काम करने वाला कौन? हवा। तो दिस इज सब्जेक्ट, नॉन लिविंग है, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी चीज सब्जेक्ट होगा, चाहे लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कोई भी चीज, एनीथिंग दैट वर्क्स विल बी सब्जेक्ट। कोई भी चीज हो काम करेगा, कर्ता कहलाएगा। सदैव याद रखिए सारे बच्चे, हम उस पर नहीं जाएंगे कि ये लिविंग है, नॉन लिविंग है, उस आधार पर हम सब्जेक्ट को बांट देंगे, वो अलग चीज़। हम ऐसा नहीं करेंगे, सब सब्जेक्ट है। चलिए हम थोड़ा सा आगे ले चलते हैं और आपको यहाँ बात जो थी वो समाप्त मैंने किया, आगे मैं चल रहा हूँ। अब देखिए सब्जेक्ट की बात और कुछ। तो सब्जेक्ट को हम ये कह सकते हैं, डेफिनेशन नंबर 2 हम कह सकते हैं। आपका इसका जो डेफिनेशन नंबर चल रहा है, डेफिनेशन नंबर 2 मैं कह सकता हूँ कि अगर हम कह दें वर्क माने होता है काम करना, ध्यान रखिएगा। वर्क माने काम करना, ये दोनों, करना सिर्फ नहीं, काम और करना दोनों के लिए वर्क आप दे सकते हैं। यूज हम लोग इंग्लिश टीचर में करते हैं। ही इज वर्किंग, वह काम कर रहा है। आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ। ही वर्क्स, काम करता है। काम करना, ये दोनों के लिए काम और करना दोनों की सम्मिलित इंग्लिश आप वर्क दे सकते हैं। तो वर्कर अगर हम लिख दें, तो वर्कर अगर दे दें तो ये काम करने वाला व्यक्ति, चीज, काम करने वाला व्यक्ति या चीज, काम करने वाली चीज, कुछ भी कर सकते हैं। वर्कर,
तो आप दे सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसकी डेफिनेशन बनेगी कि अ वर्कर इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा, एकदम छोटी सी परिभाषा। अ वर्कर माने काम करने वाला व्यक्ति या काम करने वाली वस्तु इज कॉल्ड कहलाते हैं सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट कहलाते हैं। अब सवाल उठता है एक चीज, मैं कॉल्ड को ब्रैकेट में कर दी, आप इसको चाहो तो ना लिखो। जैसे मिल्क इज व्हाइट, दूध उजला होता है, होते हैं के लिए हम लोग इज एम आर का भी यूज करते हैं। वही सेंस आप यहाँ यूज कर सकते हैं। अ वर्कर इज अ सब्जेक्ट, सीधा एकदम रट क्या जाओ, इसको समझ लो। अ वर्कर इज अ सब्जेक्ट माने काम करने वाले व्यक्ति करता होते हैं, काम करने वाली चीजें करता होती हैं, काम करने वाली वस्तु करता होती हैं। और अगर आप कॉल्ड लेंगे तो कहलाते हैं, जो देना दे दीजिए भाई। इसलिए हम इसका डेफिनेशन ये भी आराम से आप दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए अ वर्कर इज अ सब्जेक्ट। तो हम लोग दो परिभाषा जान चुके हैं सब्जेक्ट के संदर्भ में। अब हम एक तीसरी परिभाषा लाने जा रहे हैं, आप उसको देखिए। डू माने वर्क माने करना, वर्कर माने काम करने वाला। तो देखिए, डू माने होता है करना, और अगर डूअर हम कर दें, ई आर लगा देते हैं, तो ये नाउन बन गया। और डूअर माने होता है काम करने वाला व्यक्ति या वस्तु, या कोई भी नाउन डूअर है, तो इसलिए ये डूअर। तो डूअर की बात अब हम एक और डेफिनेशन बनाते हैं, जो आप लोग देख लीजिए। डेफिनेशन नंबर 3 क्या होगा? द डूअर हम दे सकते हैं, द डूअर ऑफ अ वर्क इज कॉल्ड को मैं पुनः ब्रैकेट में रख रहा हूं, इज अ सब्जेक्ट। ध्यान रखिए, डूअर मैंने करने वाला, ऑफ अ वर्क कोई काम का करता, किसी काम का करता मैंने करने वाला, किसी काम कोई, द डूअर ऑफ अ वर्क किसी काम को करने वाला जो करता होता है वही होता है सब्जेक्ट, वही करता होता है। मैंने किसी काम को करने वाला जो व्यक्ति होता है, किसी काम करने वाला जो कोई वस्तु होता है, वही सारे के सारे सब्जेक्ट होते हैं। इसलिए आप 10 दे सकते हैं, द डूअर ऑफ अ वर्क किसी काम का करता, डू मैंने करना, डूअर मैंने करता, करने वाला व्यक्ति या वस्तु। इसलिए द डूअर ऑफ अ वर्क इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। आप कॉल्ड को ब्रैकेट में रख करके बोल सकते हैं, द डूअर ऑफ अ वर्क इज अ सब्जेक्ट, मतलब किसी काम के कर्ता को ही हम कर्ता कहते हैं। किसी काम को करने वाले व्यक्ति या वस्तु ही सब्जेक्ट होता है। ध्यान रखिए, ये चीज ये हो गया डेफिनेशन। जैसे काम करने वाला, अब इस दोनों के लिए मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको, जरा सब देखो, गौर से देखिए इस चीज़ को और समझिए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, काम को करने वाला, जैसे बस वही जिसके 2 एग्जाम्पल पहले मैं जो दे चुका हूँ, पहला डेफिनेशन से वही डेफिनेशन आ जाता है। थोड़ी काल के लिए आप ये दे सकते हैं कि हिंदी में दे रहा हूँ कि सीता गीत गा रही है या गा रही थी। अब गाना काम हो रहा है, यहाँ हो रहा है गाना, और ये है गीत, गाना वर्ब। इस काम को करने वाला कौन है? इसका डूअर कौन है? वर्कर कौन है? तो वर्कर है सीता। ध्यान रखिएगा। तो इसलिए इस काम को करने वाला जो व्यक्ति है वो है सीता। तो इसीलिए सीता यहाँ सब्जेक्ट बन गई। ध्यान रखिए, ये डूअर है। चलिए अगली बात, इसलिए ध्यान रखिए, काम जो भी करेगा वो सब्जेक्ट होगा। अब परिभाषा नंबर 3 आप देख लो, मैं दे रहा हूँ, बहुत परिभाषा मैं दे सकता हूँ। कंसेप्ट होता है मेरा, कोई रटी रटाई बात मैं शुरू से बोलता हूँ कि कोई रटी रटाई बात हमारे पास नहीं होती। सीधा जस्ट माई डेफिनेशन इज टोटली बेस्ड ऑन योर कंसेप्ट, है ना। योर कंसेप्ट इज योर डेफिनेशन, और दैट इज द बेस्ट डेफिनेशन। अगर आपका कंसेप्ट आधारित जो भी डेफिनेशन होता है वो सबसे अच्छा डेफिनेशन आपके लिए और सबसे अच्छा डेफिनेशन है।
और मैं तो मेरी डेफिनेशन में तो बार बार बोलता हूँ, किसी को काटना है काटे ना, किस तर्क किस लॉजिक पर आप काटेंगे। आइए मैं डेफिनेशन नंबर 4 देखिए। अब यहाँ मैं लिख रहा हूँ, द वर्ड फॉर विच a verb comes is called a subject। ये VVI डेफिनेशन है, ध्यान रखिएगा। ये VVI डेफिनेशन मेरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशन, आप भी इसको याद रखिएगा, चूँकि यही लोग नहीं समझते हैं और इसको नहीं लाते हैं और इससे दूर भागते हैं। वो तो पुरानी, मैंने 3 डेफिनेशन जो लिखे थे टोटली सब रटा रटाई हुई बात है, पहले वाली बात है, सब आज तक जो डेफिनेशन आता रहा उसी को भले ही मैं मॉडलिंग कर दिया हूँ, उसको अपने ढंग से लिख दिया हूँ, अलग बात है। लेकिन बस आप यहीं तक सीमित मत रहेंगे, आगे चलिए ले चल रहा हूँ मैं कि द वर्ड वह शब्द फॉर भी जिसके लिए अब वर्ब कोई क्रिया कम्स आती है इज कॉल्ड कहलाती है सब्जेक्ट। जिस शब्द के लिए कोई क्रिया आती है वही शब्द सब्जेक्ट कहलाता है। आप इसको एकदम याद रखिए, फिर से गौर से सुनिए, चूंकि ये VVI है, VVI डेफिनेशन है कि सेंटेंस में जिस शब्द के लिए, जिस वर्ड के लिए कोई क्रिया आती है वही वर्ड आपका सब्जेक्ट होगा। तो मैं भाषा के रूप में बोल दूं कि जिस शब्द के लिए कोई क्रिया आती है वह शब्द ही सब्जेक्ट होता है। चलिए मैं इसको प्रूफ कर रहा हूं, थोड़ा सा मैं इसको मिटा रहा हूं आपको। डेफिनेशन चौथा है, मैं 5वां 6ठा डेफिनेशन भी लाने जा रहा हूं। आप भी देखो, इसको आराम से लिखो और समझो डेफिनेशन। लोन कितना सब्जेक्ट का डेफिनेशन लेगा, लेकिन समझिए आप डेफिनेशन और इसको रखिए, आप हमेशा रखिए। और इस पे तो मैं आगे कई बातें करने जा रहा हूं, ध्यान रखिए आप। अब देखिए, जैसे यहां मैं लिख रहा हूं, सीता 3 दिनों से घर पर डैश पूर्णविराम। अब यहां दिया है था, थे, थी। मैं वर्ब की वीडियो में बता चुका हूं कि वाज वेयर इस वर्ब है, आपका प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है ये सब, तो वो आप याद रखें, ये वर्ब है, सब के सब वर्ब हैं, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब जो भी हो। मैं चर्चा तो तीसरा लेसन तो डट के करने जा रहा हूँ, मैं थ्योरी ऑफ वर्ब बताऊंगा मैं वहाँ। चलिए आप देखिए, अब यहाँ चॉइस दिया गया, अब वहाँ क्या भरेंगे आप। सीता 3 दिनों से घर पर था या थे या थी, तो निसंदेह आप थी ही देंगे, मुझे विश्वास, और थी ही वहाँ होगा। अब थी देखिए क्यों, चूंकि एक संतुलन होता है सब्जेक्ट और वर्ब में। सब्जेक्ट आप ये जान लो, जो आगे में सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट के बाद जो मैं चर्चा कर रहा हूँ, सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट में चर्चा मैं करूँगा, थोड़ी चर्चा मैं यहाँ भी कर देता हूँ। इसके बाद दूसरा लेसन आ रहा है आपका सब्जेक्ट पर ही, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पर ही लेसन मेरा 2 है, और मैं इस पर डट के बोलने जा, चाहे समय मेरा जितना लगे, चाहे जितना लंबा वीडियो बने, चूँकि ये आपके लिए है और आप इसके लिए तैयार रहिए। अगर आप किसी भी चीज़ की को आप बेहतरीन ढंग से नहीं समझेंगे, चूँकि अब आपका कदम आगे बढ़ चुका है, इसलिए आप समझिए। तो सब्जेक्ट और वर्ब एक संतुलन होता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, अगर ये स्त्रीलिंग है तो वर्ब का भी रूप स्त्रीलिंग का होगा, अगर ये पुल्लिंग है तो ये भी आपका पुल्लिंग होगा। ये मैं हिंदी बोल रहा हूँ, तो ये जैसा होगा वैसा ही आपका वर्ब होगा। चूंकि आप यहाँ देखिए थी दिए, निसंदेह थी यहाँ सीता के लिए, सीता स्त्रीलिंग है, ये फैमिलीन, इसलिए ऐसा आपका ये फैमिलीन मैस्कुलिन आप जानते होंगे, ये फैमिलीन है, स्त्रीलिंग है, इसलिए वर्ब भी स्त्रीलिंग में नहीं फैमिलीन में होगा। अगर यहाँ राम दे दें तो तुरंत था हो जाएगा। अब आप बताइए ये किसके लिए, घर पुल्लिंग है, मैस्कुलिन है, अगर मैं इसके लिए लाता तो था हो जाता। दिन देख दिनों, अगर इसके लिए आता 3 दिनों तो पुल्लल है, ये तो थे हो जाता। लेकिन आपने उसके लिए थी, किससे लीड हुआ भाई,
किससे लीड हुआ, किसने गाइड किया वर्ब को, तो ये सीता। तो ध्यान रखिए, मैं अगला डेफिनेशन देने जा रहा हूँ कि, और ये डेफिनेशन मैं सिद्ध किया कि जिस शब्द के लिए, जिस वर्ड के लिए कोई वर्ब आवे, वही शब्द सब्जेक्ट होता है। ये बात याद रखिएगा। अब आप सारे लोग बताइए एक चीज, अब मैं यहाँ एक चर्चा में करना चाहता हूँ। लोग सभी बोलते हैं एक राजा था, एक राजा था। ध्यान रखिए, मैं इस पर चर्चा नहीं करता, थोड़ा ठहर के चर्चा करता हूँ, रुकिए जरा सा, मैं थोड़ा आगे निकल रहा हूँ, मैं डेफिनेशन को ही आगे बढ़ा रहा हूँ। तो चलिए, ये डेफिनेशन था मेरा शायद 4। अब मैं 5th डेफिनेशन पे जा रहा हूँ, डेफिनेशन नंबर 5। आप देखो यहाँ मैं दे रहा हूँ डेफिनेशन नंबर 5 वर्ब का, सॉरी सब्जेक्ट का डेफिनेशन। अब मैं दे रहा हूँ कि द वर्ड दैट लीड्स अ वर्ब is called a subject। ध्यान रखिए, लीड्स होता है ये, लीड्स, लीड्स मतलब आगे ले जाना। लीड माना होता है नेतृत्व करना, लीड माना नेतृत्व करना, अगुवाई करना, अगुवाई करना। अगुवाई करना। तो द वर्ड दैट, वह शब्द दैट जो लीड्स, अगुवाई करता है, आगे की ओर ले जाता है या नेतृत्व करता है, यानी जिसके अनुसार चलता है, कौन, ये वर्ब क्रिया, इज कॉल्ड कहलाता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहलाता है। माने कि वह शब्द जिसके, ओ द वर्ड दैट लीड्स, जो द वर्ड दैट लीड्स, जो नेतृत्व करता है, जो अगुवाई करता है, किसका अगुवाई करता है, वर्ब का, उसको कहते हैं हम लोग सब्जेक्ट। माने कि क्रिया की अगुवाई करने वाले वर्ड, क्रिया का नेतृत्व करने वाला वर्ड ही सब्जेक्ट होता है। अभी आपने देखा, अब थोड़ा करके देखिए, मैं अभी सीता वाला एग्जाम्पल था ना, सीता थी या सीता था, क्या होगा बोलिए, या सीता थे। अब इसकी अगुवाई कौन करता है, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, सीता। तो सीता है तो थी होगा, और बाकी ये नहीं होगा। अब देख लो, इसीलिए वर्ब की अगुवाई करने वाला जो वर्ड होता है, यही सब्जेक्ट होता है। आप हमेशा विश्वस्त रहिए इस चीज को। आइए मैं पुनः फिर एक डेफिनेशन नंबर 6 अब होगा मेरा, डेफिनेशन नंबर 6, द वर्ड दैट। अब यहाँ देखिए, मैं सिर्फ एक वर्ड बदल रहा हूँ यहाँ, गाइड्स, GUIDES, गाइड्स। गाइड्स मैंने क्या होता है, गाइड मैंने होता है आपको निर्देशित करना, निर्देशित करना, गाइड करता है। हम लोग दिन रात सुनते हैं, निर्देश देना। कि द वर्ड, वह शब्द, दैट गाइड्स, जो निर्देश देता है, आप वर्ब किसी क्रिया को, इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट, वो कर्ता कहलाता है। मानो जिस शब्द के निर्देशानुसार क्रिया चलती है, वही शब्द सब्जेक्ट होता है। जिस शब्द के अनुसार क्रिया निर्देशित होती है। तो अब इसलिए मैं इसको थोड़ा सा लिख दूं कि वह शब्द वह शब्द जो किसी क्रिया को निर्देशित करती है, वही शब्द सब्जेक्ट कहलाता है। ध्यान रखिए आप कि वह शब्द जो किसी क्रिया को निर्देशित करता है, वह शब्द जो किसी क्रिया को निर्देशित करता है, वही सब सब्जेक्ट कहलाता है। माने जिसके अनुसार क्रिया है भाई। जैसे थोड़ी काल के लिए देखिए, राम अंग्रेजी पढ़ता है, या फिर देखिए, राम घर पर
है, अब घर पर हैं और घर पर हो, कुछ दे देते हैं मान लिया है हो दोनों चीज़। अब ये इस नीचे की बात में कर लेते हैं, राम घर पर, ये सही होगा या राम है होगा या हो होगा? निसंदेह राम के हिसाब से मैं बोला बैलेंस, संतुलन करना चाहिए सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। तो राम अगर है तो राम को चाहिए है, ना कि है ये चाहिए, ना कि हो चाहिए। अब देखिए राम जो निर्देशित किसको किया भाई, तो ये इसको क्या निर्देशित, हमने इसको अपने ढंग से ढाला, अपने अनुसार लेके चला। निर्देशित करने का मतलब होता है कि जैसे मैं किसी को निर्देश दे रहा हूँ तो मैं जैसा कहूँगा वैसा वो करेगा। तो वही होता है कि सब्जेक्ट निर्देश देता है वर्ब को, तो यानी कि ये जैसा है वैसा ही उसको भी ढालेगा। अगर ये मैं बोला कि ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, ये प्लुरल है तो वर्ब प्लुरल होगा, जैसा होता है। जैसे देखिए वे सब, थोड़ी निकाल कर देखिए, वे सब अच्छे थे या था या थी। यहाँ देखिए मैं 3 चॉइस दिया हूँ आपको। वे सब अच्छे थे, सिंधे वे सब निर्देश दे रहा कि नहीं थे, ये सही होगा और ये नहीं होगा। तो वर्ब जब भी होगा तो सब्जेक्ट से निर्देशित होता है, मतलब जिस शब्द से निर्देशित होता है वही सब्जेक्ट हुआ। यानी यहाँ देखिए वे सब से यहाँ ये थे निर्देशित हुआ, इसीलिए वे सब सब्जेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए ये डेफिनेशन है। अब उसी ढंग से देखिए राम अंग्रेजी पढ़ता, पढ़ती है, काहे न हो गया भाई, पढ़ती है तो दे देते सोने। तो राम यहाँ मैस्कुलिन है यानी कि पुल्लिंग है, इसलिए वर्ब भी आपका उसी रूप में रहना चाहिए, ध्यान रखिए। इसलिए ये मैस्कुलिन तो ये भी मैस्कुलिन, अगर ये कहने का मतलब पुल्लिंग तो ये भी पुल्लिंग, अगर ये फेमिनिन माने स्त्रीलिंग तो ये भी स्त्रीलिंग, ये सब होता है। यानी वर्ब सदैव निर्देशित होता है सब्जेक्ट से, जिस वर्ड के अनुसार आप वर्ब लाते हैं वही वर्ड सब्जेक्ट होता है। तो ये सब डेफिनेशन आगे काम करेगा, आपके सारे भ्रम को मैं तोड़ रहा हूँ। और इसी अगर ये सब डेफिनेशन अगर मैं न लाऊँ और सब्जेक्ट की डेफिनेशन को और मैं ज़्यादा से ज़्यादा उजागर ना करूँ तो आपका बहुत सारा सेंटेंस आप फंसेंगे। मेरा ये नहीं है कि मैं छोटे छोटे वाक्य को ऐसे लेकर, मैं बड़े बड़े वाक्य न्यूज़पेपर के लाइन को यहाँ हिंदी करवाऊँगा, आप देख लीजिए। जैसे ढेर सारा है कि भारत की वर्तमान स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारों के बीच एक बैठक होने जा रही है। ढेर सारे बड़े बड़े सेंटेंस हैं, इसमें सब्जेक्ट कैसे चुनिए, कैसे ब्रेक करनी है, कैसे क्या होता है ना। तो इसलिए इंग्लिश सेंटेंस हो या हिंदी, सिलेक्शन और सब्जेक्ट बताने जा रहा हूँ मैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो थोड़ा मैं डेफिनेशन को लेके जा रहा हूँ, तो हम लोग हिंदी भाषी हैं तो हिंदी को मैं थोड़ा सा इसलिए प्राथमिकता देते हुए ताकि आप समझें ज़्यादा, मैं कर रहा हूँ आपको। अब आइए डेफिनेशन नंबर अगला, अब देख लीजिए, एकदम याद रखिए। डेफिनेशन नंबर आपका 7 सब्जेक्ट का देखिए, द वर्ड अकॉर्डिंग टू विच a verb comes is called a subject। एकदम याद रखिए, हर एंगल से डेफिनेशन आप याद रखेंगे। द वर्ड वह शब्द अकॉर्डिंग टू विच जिसके अनुसार अ वर्ब कम्स कोई क्रिया आती है, इज कॉल्ड कहलाता है सब्जेक्ट करता। मानो वह शब्द जिसके अनुसार क्रिया आती है उस शब्द को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं, याद रखिएगा। द वर्ड अकॉर्डिंग टू विच अ वर्ब कम्स इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। वह शब्द जिसके अनुसार कोई क्रिया आती है ऐसे ही शब्द को हम कर्ता कहते हैं। कई एग्जाम्पल तभी से मैं लेकर आया हूँ, जैसे थोड़ी करके और भी मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। तो थोड़ा सा, भारत के गांव में शिक्षा की स्थिति अच्छी थी। और यहाँ देखिए तो लंबा है, इसको छोड़ तो मैं लंबा ले आया। तो अब यहाँ देखिए थी किससे गायब हो रहा है, अब थोड़ा लंबा हो गया, मैं इसको छोटा करना चाहता हूँ। मैं इसकी चर्चा सिलेक्शन सब्जेक्ट में करूँगा, इसकी चर्चा थोड़ा सा होता आप कन्फ्यूजन कर दे आपको, तो मैं इसको जगह नहीं दूंगा। अब थोड़ा सा देखिए, इसलिए थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूंगा। ऐसा नहीं मैं भाग रहा हूँ, मैं बहुत और इसी विशाल सेंटेंस लाऊंगा और वहाँ क्लियर करूँगा, क्योंकि मैं तो डेफिनेशन को प्रूफ करना है। जैसे गाँव की स्थिति अच्छी थी, चलिए एक सिंपल सेंटेंस है।
अब देखिए गांव मैस्कुलिन है यानी पुल्लिंग है, स्थिति स्त्रीलिंग है। अब यहाँ इधर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनता, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अच्छी, गुड, बैड, ये सब जितना भी होता आप कसम खा लो कभी इसको सब्जेक्ट नहीं बनाओगे। हाँ, ये सब्जेक्ट कब बनता है इसकी खास परिस्थिति है, सब्जेक्ट क्या क्या बनता है उसका टॉपिक अगर मैं आपको देने जा रहा हूँ तब आप ये, वैसे समान तौर पर कोई भी एडजेक्टिव सब्जेक्ट नहीं बनता है, बस ना कोई एडवर्ब बनता है। अब चलिए देखिए, अच्छी तो कट गया। अब गांव की स्थिति थी, अब ये थी जो ये लीड और किसके अनुसार, यहाँ दो वर्ड है, एक गांव है और स्थिति है। अब सवाल तो दो में से किस दोनों शब्द यहाँ देख लीजिए भाई, आप प्रीपोजिशन से जुट के आ गया है, तो गांव के अनुसार थी है या स्थिति के अनुसार। तो हम लोग सर स्थिति स्त्रीलिंग है और ये इसके लिए है, थी आया है स्थिति के लिए, यानी कि इसके अनुसार ये थी है। तो जिस शब्द के अनुसार क्रिया, क्रिया भाई कोई भी हो, चाहे क्रिया मुख्य क्रिया, मैं उसकी बात मैं नहीं करना चाहता, बार बार क्रिया होनी चाहिए और कोई भी क्रिया हो तो क्रिया हो, तो ये क्रिया है और ये क्रिया आई है स्थिति के अनुसार, इसलिए स्थिति विल बी योर सब्जेक्ट, यही आपका कर्ता होगा, ध्यान रखिएगा। इसीलिए 7 डेफिनेशन, जस्ट आई हैव गिवन 7 डेफिनेशंस रिगार्डिंग सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के संदर्भ में मैंने 7 परिभाषाएं दी हैं और एक भी परिभाषा नहीं है जिसका आप मजाक उड़ा सकते हैं या ये जिसको आप काट सकते हैं। एक एक डेफिनेशन मेरा दमदार है, सब जगह बताने वाली चीज़ है और सब अपनी अपनी जगह पर सब मजबूत है। आप किसी भी डेफिनेशन को चैलेंज नहीं कर सकते हैं, और अगर चैलेंज करना तो आप लिखो, कमेंट करके आप लिखिए हमको ये डेफिनेशन गलत है, तो मैं अपना फिर अगला वीडियो जो कल मैं ला रहा हूँ आपके लिए आराम से मैं उस पर चर्चा करूँगा। चूँकि मैं बार बार बोलता हूँ आप कमेंट करो और वही कमेंट मेरे डिस्कशन का एक दिशा होगा, है ना। तो इसलिए तो मैं ये समाप्त कर रहा हूँ आपको 7 डेफिनेशन सब्जेक्ट का, कि याद रखिएगा कि जिस शब्द के लिए कोई भर्ब आवे उसी को हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट। अब आइए मैं थोड़ी चर्चा करना चाहता हूँ, अब आप आइए, अब मैं इसको थोड़ा सा और लेके चल रहा हूँ, बस 5 मिनट समाप्त कर दूंगा मैं, क्योंकि आपके भ्रम को दूर करना चाहता हूँ। बस मैं एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। अब एक बताइए, एक राजा था और एक रानी थी, कलम थी। यहाँ जा देखिए, ऐसे ऐसे ट्रांसफर को जो बनता है एक देर से बनता है। कौन देर है उसका नाम मैं इंट्रोडक्टरी देर, एक लंबा चैप्टर आपके पास मैं बताऊंगा आपको। और मैं पढ़ाते हुए देखा टीचर को गलत पढ़ाया है, गलत, मैं अंतर्राष्ट्रीय मन से बोलता हूँ, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो यूट्यूब पर धूम मचा वो गलत पढ़ाया है। और इस गलत मैं उस टीचर से भी निवेदन करूँगा कम से कम आप ऐसा ना करें। ढेर सारे टीचर लोग बोलते हैं एक राजा था, देयर वाज अ किंग, आप बना देते पर अच्छा ही वाक्य है, एकदम ऐसे ही बनेगा, देयर वाज अ किंग, एकदम सही है। देयर वाज अ क्वीन, देयर वाज अ पेन, अब बनाओ। लेकिन आप देयर से जब प्रश्न उठता है कि देयर से क्यों बनता है, तो आपके मुंह से सीधा सीधा निकलता है कि भाई इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का अभाव है, सब्जेक्ट नहीं है। महाशय जी, सब्जेक्ट अगर नहीं तो ये भर्ब कैसे आ गया यहाँ? अगर सेंटेंस में भर्ब है तो सब्जेक्ट है, क्योंकि भर्ब जब भी आएगा सेंटेंस में तो बिना सब्जेक्ट का नहीं आता है, ध्यान रखिएगा, आ ही नहीं सकता है। और अगर आप लाते हैं भर्ब को तो आपको सब्जेक्ट लेके आप आए हैं, इसका मतलब है। और अगर ये सब्जेक्ट नहीं है तो फिर ये भर्ब इसका क्यों गुलाम, इसे क्यों गुलाम, इसके अनुसार क्यों? अगर आप थी दे दीजिए, यहाँ था दे दीजिए, एक रानी था। जब ये सब्जेक्ट नहीं है तो भर्ब फ्री। भर्ब हमेशा सब्जेक्ट का गुलाम होता है, उसी के अनुसार भर्ब आता है। मैं बार बार 7 डेफिनेशन मैंने दिया है, और 7 डेफिनेशन में जो 2-3 नीचे का जो डेफिनेशन मैंने दिया है आप मैंने एकदम लिख दिया है सीधा कि द वर्ड अकॉर्डिंग टू विच अ भर्ब कम्स इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट, कि वह सब जिसके अनुसार कोई क्रिया आती है वह सब्जेक्ट होता है। यानी कि क्रिया जब भी होती है तो सब्जेक्ट का गुलाम होता है, ध्यान रखिएगा, उससे स्वतंत्र हो ही नहीं सकती है क्रिया। तो इसीलिए याद रखिए, यहाँ जो लोग कंसेप्ट देते हैं कि राजा था,
तो आप एक यहाँ सब्जेक्ट ही नहीं, सब्जेक्ट नहीं, चलिए सब्जेक्ट नहीं दे दीजिए थी, क्या दिक्कत है। आप कम से कम ये परिकल्पना नहीं कर सकते हैं कि बिना सब्जेक्ट का सेंटेंस बना लेंगे आप, चूँकि सेंटेंस का निर्माण ही होता है S+V पर। भाई ये थ्योरी है, कोर थ्योरी, कोर कंसेप्ट है कि इसको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते, इसी पर बेस्ड है। तो इसीलिए आप इस भ्रम में नहीं रहे, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी टीचर। एक राजा, मैं आगे बताने जा रहा हूँ इस टॉपिक को, अब बताऊंगा मैं कैसे क्या होता है। और चूँकि हमारी किताब बाइलिंगुअल ट्रांसलेशन गुरु से सैकड़ों ट्रांसलेशन का नकल हुआ है और सैकड़ों ट्रांसलेशन को लोग बनाते हैं, बहुत क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, ट्रांसलेशन भी गलत बनाए हैं। मेरे पास वीडियो है, सारा सबूत है मेरे पास, मैं उसकी चर्चा मैं करूंगा आगे। सिलेक्शन सब्जेक्ट के बाद मैं ट्रांसलेशन लेसन नंबर 2 में जब घुसूंगा तब मैं वहाँ आपको फ़ोटो खींच के मैं देने जा रहा हूँ आपको कि देखो क्या ट्रांसलेशन मेरा भुवन जी का, और लोग गलत ट्रांसलेशन बनाया है। अरे भाई हमारी किताब है, आप बोलते हो मेहनत किए हैं, हमने रिसर्च किया, ये किया है, वो किया है, या आपके लिए ऐसा किया। भैया आपसे हो पा तो नहीं रहा है, आप क्यों ऐसा करते हैं? ट्रांसलेशन किसी और का चोरी करते हैं, आप चोरी करके अपना नाम जोड़ते हैं, इसे थोड़ी हो जाएगा, आप एक्सपोज हो जाएंगे और आप एक्सपोज होने जा रहे हैं, ध्यान रखिए। इसीलिए याद रखिए, यहाँ जब भी सेंटेंस होता है विदाउट सब्जेक्ट यू कैन नॉट फॉर्म ए सेंटेंस, कि आप सेंटेंस बना ही नहीं सकते। एंड इफ देयर इज वर्ब देयर इज सब्जेक्ट, अगर क्रिया है तो सब्जेक्ट होगा ही अनडाउटेडली, निसंदेह। अगर ऐसा किसी का थॉट है तो मैं उस थॉट को नहीं मानूंगा, क्योंकि साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर, कोई भी लिटरेचर ऐसा इस नियम को मानेगा ही नहीं। इसलिए चलिए मैं ख़त्म करता हूँ इस बात को मैं। इसलिए ध्यान रखिए कि विदाउट सब्जेक्ट, यहाँ राजा है, राजा सब्जेक्ट है, इसका एकदम सीधा सब्जेक्ट है और इसी के अनुसार ये वर्ब है। रानी यहाँ सब्जेक्ट है और इसी के अनुसार यहाँ थी है, और एक कलम स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ थी है। इसलिए निसंदेह बनाइए जिस मेथड से बनाना हो, लेकिन आप भूल जाइए कि ये बात कहने के लिए कि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट का अभाव है, मैं इसको बात नहीं मानूंगा। और इस सेंटेंस को इंट्रोडक्टरी देयर में मैं बनाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा। बहुत सारे टीचर ने प्रयास किया हमारे किताब से पढ़ाने का, लेकिन संभल नहीं पा रहा है, उस रूल को क्लियर नहीं कर पा रहा, और मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। आप सारे बच्चे देखो क्या चीज़ है ये। तो चलिए अब मैं डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट तक ही सीमित रह गया, चूँकि मैं इसको काफ़ी लेके चला और चलना मेरी मजबूरी है, और आपको भी ये जानना मजबूरी है कम से कम। अगर साहित्य से, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर से अगर आपको संबंध है, बस ये ऑब्जेक्ट में अगले वीडियो में कल डाल रहा हूँ मैं आपको। तब तक के लिए आप तमाम बच्चों को मेरी ये सलाह है कि आप इसको, जो आदमी नए आदमी हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कम से कम ये सब सब्सक्राइब कीजिए, और कॉमेंट तो यार करो ही, कमेंट करो और उसको शेयर करो, अच्छा लगे दूसरे तक पहुंचाओ। क्योंकि भुवन जी का अब लेसन शुरू हो चुका है, आप लोग इंग्लिश का मैं एकदम धमाकेदार टॉपिक सब लाने जा रहा हूँ, एक से एक चीज़ सब ला रहा हूँ। 3-3 लाइन 4-4 लाइन का सेंटेंस सिखाऊंगा बोर्ड पर। देखो लोग कहते हैं इंग्लिश न्यूज़ पर ले आओ, ये ले आओ, वो लो, लेकिन एक्चुअली वो मेथड एक्चुअली बहुत कमी कर रहे हैं। मेथड क्या चीज़ होता है, आइए मेरा क्या रिसर्च है, मैंने क्या आज वर्षों से मैंने रिसर्च किया, और मैंने 14 किताबें लिखी हैं भाई, और उसी में मेरी एक किताब है ये बाइलिंगुअल ट्रांसलेशन गुरु, मेरे जीवन की पहली किताब है, और ये जिसको 2010 में मैंने पब्लिश करवाया था, इसको लिखने में मुझे बहुत समय लगे थे, और जिसका मेरा ISBN नंबर भी देख, ISBN नंबर है सब्जी, भारत सरकार से मेरी मान्यता प्राप्त किताब है ये। मैंने ISBN नंबर लाया था शिक्षा मंत्रालय दिल्ली से जा करके, वो किताब है। और यहाँ मेरा देखिए फोटो लगा हुआ है, जिसमें बड़े बड़े विद्वानों ने इस पर कॉमेंट किया है। तो इसलिए इस किताब को आप देखो। अभी तो मैं ये किताब दे नहीं सकता, मेरे पास किताब अभी है नहीं, मैं बोलूँगा आपको। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें, ये जब जहाँ भी, ये हज़ारों पीस भी की हमारी किताब जहाँ भी गई तहलका मचाई है किताब, और इतना डिमांड इस किताब का मैं तो पूरा ही नहीं कर पा रहा हूँ अभी, इसलिए लॉकडाउन में डिस्टर्ब हुआ मैं। चलिए आप तमाम बच्चों से विदा लेता हूँ, और आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए आप तमाम बच्चों को हमारी हार्दिक शुभकामना, हार्दिक शुभकामना, हार्दिक शुभकामना। कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो भाई, थैंक्स।